चलिए, तो हम बात करेंगे आज क्या, आर एंड एस नेमिंग की बात करेंगे। ठीक है, आर एस नेमिंग की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एक न्यूमेन को आइडेंटिकल, एक फिशर को आइडेंटिकल दूसरे फिशर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो देखिए आर एस नेमिंग में क्या करते हैं हम। आर का मतलब होता है रेक्टस, एस का मतलब होता है सिनिस्टर। ठीक, अब इसमें हम नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले जो चार वैलेंसी किसी भी किरल एटम से अटैच हैं, ये चार वैलेंसी है, जैसे ए, बी, डी और ई, चार वैलेंसी है। तो सीआईपी रूल से इन वैलेंसी की नंबरिंग करिए। सीआईपी रूल मालूम है, वही जो ईजेड सिस्टम में हमने यूज किया था, वही रूल है। तो हाई प्रायोरिटी जिसकी होगी उस ग्रुप की हाई प्रायोरिटी में को हम नंबर 1 देंगे, और लोवेस्ट प्रायोरिटी को नंबर कौन सा देंगे, 2 देंगे। क्लियर, इतनी हाँ बात सर। clear है? अब इसमें क्या करते हैं, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ध्यान रखना है कि कहाँ होनी चाहिए, बॉटम पर होनी चाहिए, मतलब फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम पर होनी चाहिए। राइट, तो ब्रिंग द लोवेस्ट प्रायर ग्रुप, या तो बॉटम पर होनी चाहिए, अगर वेज और डैश है तो लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर होनी चाहिए, डैश पर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करो नहीं, उनको इंटरचेंज करो। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, जैसे 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 1 से 3 पर एक एरो ड्रॉ करते हैं, और वो एरो कहाँ से जाना चाहिए, 2 से होते हुए जाना चाहिए। 1 से 3 पर गए लेकिन 2 से होते हुए, जैसे ले लिया 1 2 3। 1 से 3 पर गए लेकिन 2 से होते हुए। अगर ये एरो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो होगा कौन सा, आर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो होगा एस। राइट, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। क्या ये बात समझ में आई। हाँ सर। हाँ सर। क्या समझ में आई। जो चार ग्रुप हैं, चार ग्रुप में पहले तो 1 2 3 4 यानी CIP यानी कान हिंगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम, वही रूल हमने ईजेड नेमिंग दी थी, वही रूल से हम नंबरिंग करेंगे। अब जब नंबरिंग करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी, अगर फिशर प्रोजेक्शन है तो फिशर प्रोजेक्शन में फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर आना चाहिए, बॉटम वर्टिकल पर। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर होनी चाहिए, वर्टिकल पर, या फिर वेज एंड डैश में कहाँ पर होनी चाहिए, डैश पर। तो इन फिशर प्रोजेक्शन फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर होनी चाहिए, शुड बी एट वर्टिकल पोजीशन। क्लियर, हाँ सर। हाँ सर। वर्टिकल पोजीशन पर होना चाहिए। अगर वर्टिकल पर नहीं है तो उसको वर्टिकल लाते हैं। फिर हम एक कर्व, एक एरो ड्रॉ करते हैं, कहाँ से होते, 1 से 3 पर और 2 से होते हुए। अगर एक क्लॉकवाइज है तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक क्लॉकवाइज है तो हम उसे क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बोलेंगे, हम उसको एस बोलेंगे। अरे क्या स्पेलिंग हो रही है। क्लियर, अब एक ट्रिक हाँ बता सर। रहा, अगर फिशर प्रोजेक्शन है, मान लीजिए 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, फोर्थ कहाँ पर है, एट हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल पर फोर्थ है तो आप फोर्थ को नीचे लाओ, मत लाओ, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एरो ड्रॉ करो 1 से 3 पर 2 से होते हुए। तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो हाँ अगर सर। क्लॉकवाइज है तो इसका नाम उल्टा कर दो, मतलब एस कर हाँ दो। सर। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या कर दो, फिर आर कर दो। हाँ ना, नहीं समझे। ए वाला जो रूल है वो कब लगाना है, जब फोर्थ कहां पर हो, वर्टिकल पर हो। ठीक है, और ए वाला कब लगाना, जब फोर्थ कहां पर हो, हॉरिजॉन्टल पर हो। ठीक, हाँ सर। ये बात क्लियर हुई। हाँ सर। हाँ सर। इशिका बेटा, तुमने पुराने लेक्चर देखे क्या। सर थोड़े थोड़े। हाँ, वो देखना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आज का। हाँ सर। ठीक है, एक कम क्लोज हो जाएगा उसके बाद तो समझ में आ जाएगा अगला कंसेप्ट, लेकिन ये वाला नहीं आएगा अगर वो नहीं देखे होंगे तो। हाँ सर। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब हम नंबरिंग करते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कंडीशन क्या रखी हमने, कंडीशन समझ में आ गई। हाँ सर।
ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन, नंबरिंग करते हैं। अब देखिए CIP रूल क्या कहता है। CIP रूल कहता है हायर मास, हायर एटॉमिक मास at first point of difference in FPD equal to higher priority. क्लियर? तो बताइए यहाँ पर COOH है, CH3 है, Na है और हाइड्रोजन है। हाई प्रायोरिटी किसको देंगे हम? नाइट्रोजन को देंगे। कार्बन से अटैच डायरेक्ट नाइट्रोजन है, कार्बन से अटैच डायरेक्ट नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन। क्लियर? तो हाई प्रायोरिटी फर्स्ट इसको हो गई। अब बच्चे फर्स्ट इसको हो गई। अब सेकंड इस कार्बन को दूं कि इस कार्बन को? तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है और इस वाले कार्बन से, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। सेकंड प्रायोरिटी होगी, फिर थर्ड होगी, फोर्थ हाइड्रोजन हो गया, है ना? हाँ सर। तो 1 2 3 और 4। अब हमें कहां से कहां जाना है? हमें जाना है 1 से 3 पर, लेकिन कहां से होते हुए? 2 से होते हुए आना है। 2 से होते हुए। तो हम डैश पर, फोर्थ प्रायोरिटी है, बिल्कुल डैश पर ही है। तो एक क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो नाम क्या हो गया इसका? R। ये फिशर है। फिशर में देखिए, फिशर में देखिए नंबरिंग वैसी कर दिया हमने, 1 1 2 3 और 4। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पर है तो 1 से 3 पर जाइए 2 से होते हुए, तो ये भी R है, मतलब दोनों आइडेंटिकल है। राइट? अब इसको मैं कैसे बनाऊं? जैसे इन द प्लेन को मैंने ले लिया कहां पर? वर्टिकल पर। तो डैश कहां जाता है? जहां है वहीं, और वेज कहां चला जाता है? अपोजिट। नंबरिंग कर लें, 1 2 3 और 4। अब फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पर है। तो ट्रिक लगा दो, 1 से 3 पर जाना लेकिन 2 से होते हुए। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्या दे देंगे नाम? R। और एक क्लॉकवाइज था तब R आया, लेकिन कब आया? क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल पर है। तो ये तीनों आइडेंटिकल है। आया? हाँ सर। अगला क्वेश्चन ले लें, इनको भी चेक करिए क्या ये सही है कि नहीं है। ये देखिए, पहले वाले को चेक करिए। पहले तो फोर्थ प्रायोरिटी क्या करो आप? कहां पर लाओ? डैश पर लाओ। जैसे इसमें डैश पर नहीं है, इस वाले में डैश पर। कैसे? OH को नंबर 1, इस कार्बन को नंबर 2 CIP रूल से, नंबर 3 और नंबर 4। अब 1 से 2 होते हुए 3 पर आना है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब S हो गया। फोर्थ डैश पर, इसमें फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? ये 1 2 3 और 4। फोर्थ कहां पर है? वर्टिकल पर। तो 1 से 3 पर जाइए, ए भी एंटी क्लॉकवाइज, ए भी ऐसे, यानी दोनों आइडेंटिकल है। इस वाले बताइए, क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, इस कार्बन को सेकंड प्रायोरिटी, इस कार्बन को थर्ड, इस हाइड्रोजन को फोर्थ। फोर्थ अभी भी कहां पर है? वर्टिकल पर। तो 1 से 3 पर जाइए तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी ये वाला कार्बन हो गया R। राइट? या 1 2 3 और 4। 1 से 3 पर जाइए, फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? डैश पर है। डैश पर ही चाहिए, क्लॉकवाइज यानी R, है ना? हाँ सर। अब इसमें देखें, ऑक्सीजन की फर्स्ट प्रायोरिटी, उससे कम मोलर वेट नाइट्रोजन का, फिर फिनाइल ग्रुप का, फिर मिथाइल। अब 1 से 3 पर आइए, 2 से होते हुए इधर से आए। ये कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? फोर्थ कहां पर है? वर्टिकल पर है। इसका मतलब S है। क्लियर?
हाँ सर। इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। अब एक फिशर को हमें दूसरे फिशर में, आइडेंटिकल फिशर में कन्वर्ट करना है। तो आगे मूव करूं? हाँ सर। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझ। कन्वर्जन ऑफ वन फिशर इनटू आइडेंटिकल अनदर फिशर। कैसे कन्वर्ट करने इसके रूल है। नंबर 1, रोटेशन इन द प्लेन by 180 degree gives identical compound। क्या मतलब? जैसे हम देखिए, मैंने यहाँ पर लिया 1, ये ले लिया 2, ये ले लिया 3, ये ले लिया 4। अगर इसको 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ इन द प्लेन, तो बोलिए 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3 लेफ्ट में पहुंच गया, 4 राइट में आ गया, है ना? हाँ सर। अब चलो चेक कर लेते हैं कि राइट है कि रॉन्ग। तो 1 से 3 पर आइए, RS नेमिंग से चेक कर लेते हैं। 1 से 3 पर जा रहा है, तो 1 से 3 पर जा रहा है, तो बताइए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल पर। अगर हॉरिजॉन्टल पर है फोर्थ, तो क्लॉकवाइज में R नहीं आकर के आ जाएगा S। एस। अब इसमें देखिए, 1 से 3 पर जाइए, फिर से बताइए कहाँ पर है? क्लॉकवाइज। एरो क्लॉकवाइज है। फोर्थ कहाँ हाँ पर सर। है? हाँ सर। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। फोर्थ हॉरिजॉन्टल पर है, जबकि वर्टिकल पर चाहिए, तो क्लॉकवाइज में R आना चाहिए, तो नाम हो जाएगा S। हाँ सर। हाँ सर। ठीक। दूसरा, रोटेशन बाय एनी अदर एंगल गिव्स डिफरेंट कंपाउंड। किसी अदर एंगल से अगर हम इसको रोटेट कर दें तो कोई नया कंपाउंड देगा। देखो अभी ये फिगर वहीं पर बना हुआ है, बना रहने देते हैं। ये देखिए 1 2 3 और 4, ये वाला क्या था? ये एस था ना। अब अगर इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दो, तो 1 इधर आ गया, 4 इधर, 2 इधर, 3 इधर। यस नो? हाँ सर। अब इसमें 1 से 3 पर जाइए, अब बताइए क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? वर्टिकल। जहाँ चाहिए वहीं पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज में? आर। R। हो गया ना अलग कंपाउंड। हाँ सर। पहला S था, दूसरा क्या बन गया? R। यानी अगर हमें आइडेंटिकल कंपाउंड चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको 180 से रोटेट करेंगे पूरे मॉलिक्यूल को, यानी रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल लिखूं यहाँ पर, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्लेन बाय 180। तो ये बात क्लियर हो गई, यानी दोनों ही अलग अलग कंपाउंड है। अब जिसमें क्वेश्चन दे दो कि बताइए इनमें रिलेशन क्या है, मैंने एक दिया 1 2 3 और 4, और एक ऐसे दे दिया 1 2 4 और 3। क्या रिलेशन है? ये डिफरेंट कंपाउंड है। डिफरेंट में कौन से होंगे? उसके लिए टर्म है, वो टर्म अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा हो गया। तीसरा आगे बढ़ाऊं? हाँ सर। थर्ड नंबर, interchange of any two group about chiral carbon, about that chiral carbon से वही chiral carbon in even number gives
आइडेंटिकल कंपाउंड। इवन नंबर का मतलब क्या है? जैसे 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार कुछ भी करो इंटरचेंज, वो आइडेंटिकल देगा। लेकिन 3 बार, 1 बार, 5 बार इस तरीके से किया तो फिर वो डिफरेंट कंपाउंड दे देगा। ठीक है। अब आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है देखिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ लिया हाइड्रोजन, क्लोरीन, NH2 और यहाँ पर ले लिया ब्रोमीन। अब प्रायोरिटी रूल से, CIP रूल से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। देखते हैं नंबरिंग क्या होती है। ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर में लेगा, क्लोरीन, नाइट्रोजन थर्ड, हाइड्रोजन फोर्थ। तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, मुझे बार बार ग्रुप नहीं लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 4। ओके। अब 1 से 3 पर जाइए, 2 से होते हुए बिल्कुल गए, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। फोर्थ कहाँ पर है? वर्टिकल। वर्टिकल पर। तो ये नाम क्या है इसका? आर। यानी आर है। अब अगर इसका हम एक बार इंटरचेंज करें, यानी ये जो किरल कार्बन है उस किरल कार्बन के अराउंड इंटरचेंज करें, फर्स्ट इंटरचेंज 2 ग्रुप का, फर्स्ट इंटरचेंज किसके बीच में? बिटवीन जैसे 1 और 2 के बीच में कर दें। चलिए मैंने 1 और 2 के बीच में इंटरचेंज किया तो 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। अब चेक करते हैं तो एक बार इंटरचेंज किया, कितनी बार किया? मैंने इंटरचेंज एक ही बार किया ना। हाँ सर। एक बार किया मतलब ऑड नंबर। अब करिए 1 से 3 पर जाइए। अब कहाँ जा रहे हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और फोर्थ कहाँ पर है? वर्टिकल पर है। तो अब क्या बन गया? एस बन गया। तो ये एस कंपाउंड है और ये वाला आर कंपाउंड, मतलब कुछ अलग मिल गया ना। हाँ सर। अब मैं इसमें सेकंड इंटरचेंज करूं, सेकंड इंटरचेंज करूं, सेकंड में कई तरीके से इंटरचेंज कर सकता हूं। सेकंड बिटवीन किसके से बीच में इंटरचेंज करूं? जैसे 2 और 3 के बीच में इंटरचेंज कर दूं। सब कुछ कीजिए, 2 और 3 के बीच में इंटरचेंज किया तो 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। या फिर सेकंड इंटरचेंज बिटवीन 3 और 4 करूं तो अब 1 2 4 और 3। सेकंड इंटरचेंज बिटवीन 3 और 1, 3 और 1 के बीच में कर दूं तो 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। क्लियर? किन्हीं भी 2 ग्रुप के बीच में। अब बताइए जब सेकंड इंटरचेंज कर दें तो इवन नंबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 2 बार हो गया ना टोटल इंटरचेंज। हाँ सर। तो अब इसमें और एक क्या गड़बड़ कर दिया, 2 और 3 के बीच में करा तो 3 या 2 आएगा। हाँ। अब 1 से 3 पर जाइए, 2 से होते हुए क्लॉकवाइज जा रहे हैं। फोर्थ कहाँ पर है? वर्टिकल पर है। तो नाम क्या हो गया इसका? आर। आर हो गया। तो बताइए कि पहला कंपाउंड ए वाला आर था, तो ये भी क्या फर्स्ट कंपाउंड, ये मतलब आर ही है ना। यानी टोटल 2 बार इंटरचेंज किया तो हमें वही का वही कंपाउंड मिला। हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें देखिए 1 से 3 पर जाइए, कहाँ जा रहे हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर। हाँ सर। एंटी जा रहा। फोर्थ कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पर है। तो अब नाम क्या हो जाएगा? आर। आर हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, एस होना चाहिए था, आर हो गया। हाँ। 1 से 3 पर जाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 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 फोर्थ कहाँ पर है? वर्टिकल। वर्टिकल। वर्टिकल पर है। तो अब नाम क्या होना चाहिए? आर। 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 तीनों आइडेंटिकल है। हाँ सर। लेकिन यानी ये भी फर्स्ट कंपाउंड है तो ये भी फर्स्ट ही कंपाउंड है, ये भी फर्स्ट ही कंपाउंड है। लेकिन ए वाला कौन सा कंपाउंड है? सेकंड है, कोई अलग कंपाउंड है। हाँ सर। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ सर।
बेज और डैश में भी ऐसा ही हम इंटरचेंज करते हैं। अब इसमें मैं 2 केरल कार्बन के बीच में और लेके बता रहा हूँ। 2 केरल कार्बन के बीच में, जैसे मैंने यहाँ OH लिया, यहाँ H लिया, यहाँ COOH लिया, यहाँ COOH लिया, यहाँ OH लिया, यहाँ पे H लिया। तो एक काम करो, जब मुझे इसमें 2 इंटरचेंज करने तो किसी एक केरल कार्बन के अराउंड ही कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते पहले कार्बन का या फिर दूसरे कार्बन का, नहीं। जैसे फर्स्ट इंटरचेंज बिटवीन, जैसे मैंने लिया COOH एंड H ले लिया, कौन सा, ए वाले। तो अब बताइए, ACOOH इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। अब COOH कहाँ आ गया, इधर आ गया, और H यहाँ पहुंच गया, OH यहीं पर है, राइट। सेकेंड इंटरचेंज बिटवीन अब H एंड OH, यानी 3 ग्रुप के बीच में इंटरचेंज कर सकते हो टोटल मिलाकर के, क्योंकि इस केरल कार्बन से 3, ऊपर वाले को आप नहीं छेड़ सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर उसमें केरल है, तो उसको आप इंटरचेंज में इस कार्बन के लिए यूज नहीं कर सकते। आप बताइए, अब ये हो गया COOH ऊपर, OH H यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, COOH यहाँ आ गया। तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम कंपाउंड। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि हमें इसका अलग इवन नंबर इंटरचेंज करना है और ऊपर वाले का अलग इवन नंबर इंटरचेंज करना है। मिक्स नहीं करना कि एक केरल कार्बन का एक बार कर दो और दूसरे केरल कार्बन का एक बार कर दो, ऐसा नहीं करना है। दोनों केरल कार्बन, एक केरल कार्बन के अराउंड इवन नंबर करना है। हाँ ना। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं इसी में। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। जैसे अब पहले मैं टर्मिनोलॉजी बता दूंगा, फिर उसके बाद और आगे बात करेंगे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और डैश पर नंबर 3 है, और वेज पर नंबर 4 है। अब मुझे अगर इंटरचेंज करना है तो जैसे मैंने कर दिया फर्स्ट बिटवीन 3 और 4 कर दो। चलो, जब मैं 3 और 4 के बीच में करूंगा तो 1 और 2 में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब डैश उधर है तो डैश उधर ही रहेगा। 4th नंबर का जो ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा, डैश वाले ग्रुप के पास, और वेज के पास कौन सा ग्रुप आ गया, 3 नंबर। सेकंड इंटरचेंज करो, सेकंड बिटवीन, जैसे मैंने ले लिया 1 और 2 के बीच में कर दिया। अब 1 और 2 के बीच में कर दिया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब थर्ड नंबर को यहीं रहने दो, और 4 जैसा वैसे ही रहेगा। अब इसमें एक काम करिए, अब मुझे बताइए अब इसका नाम क्या होना चाहिए। तो 1 से 2 से होते 3 पर आ रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। अब 4th कहाँ पर, डैश पर, यही तो चाहिए रियल में। तो ये क्या हो जाए, क्लॉकवाइज यानी R हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर। चलिए, अगर मैं इसको फिशर में कन्वर्ट कर लूँ तो 1 और 2 यानी प्लेन हो गया, वर्टिकल। 4th कहाँ जाएगा, इधर आ गया, 3 इधर आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं। अब 1 से 2 से होते हुए 3 पर जाइए। अब मुझे बताइए इसके बारे में, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन 4th कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पर है। तो अब क्या हो जाएगा नाम, R। फिर से R हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल पर है तो एंटी में S होना चाहिए था, लेकिन R हो जाएगा। तो बताइए दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर कंपाउंड है कि नहीं, आइडेंटिकल कंपाउंड है। हाँ सर। सभी को ये समझ में आ गया होगा। हाँ सर। यानी इवन नंबर चेंज का मतलब क्या होता। अब मैं पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझा दूं, फिर वापस से इस पर आता हूं। टर्मिनोलॉजी में पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, एनेंशियोमर। तो एनेंशियोमर क्या होते हैं, एनेंशियोमर क्या होते हैं। एनेंशियोमर का मतलब है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जिसे हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर। क्या बोला मैंने, एनेंशियोमर का मतलब ऐसी आइसोमेरिक पेयर जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना है। जैसे देखिए पहला वाला कंपाउंड CH3C2H5, इसकी मिरर इमेज बनाई तो ये मिरर इमेज बनेगी। क्या इसमें केरल कार्बन है, बिल्कुल है। क्या इमेज सुपर इम्पोज करेगी, नहीं करेगी। अब तुम बोलो सर हम घुमा के रख देते हैं, ठीक है हम घुमा के रख लेते हैं। तो यहाँ Cl था,
अरे आड़ा टेढ़ा बन गया। यहाँ Cl था, ये CH3 है और ये H है C2H5। अब अगर इस वाले को 180 से रोटेट कर दो तो आइडेंटिकल कंपाउंड मिलेगा। तो C2H5 ऊपर चला जाएगा, ये CH3 नीचे आ गया, Cl यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। अब इसको इसके ऊपर रख दो, बताइए क्या वो ढक लेगा? कुछ बोलो। अरे ढकेगा क्या, ओवरलैप करेगा उसको? नो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ C2H5 यहाँ CH3 है। Cl को Cl ओवरलैप कर लेगा, H को H ओवरलैप कर लेगा, लेकिन इनको ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। मतलब ये क्या है, अलग अलग कंपाउंड है। तो ऐसी पेयर जो नॉन सुपर इम्पोजेबल और मिरर इमेज हो उसे हम क्या कहते हैं? एनेंशियोमर। क्या बोलते हैं हम उसको? एनेंशियोमर। ये वाला देखिए, ये मिरर इमेज जैसे मान लें। मिरर इमेज का मतलब ये नहीं कि हमेशा इमेज बन रही है उसकी। मिरर इमेज का मतलब है कि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन जब दोनों कंपाउंड को हम आमने सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ओके, हाँ सर। अब मुझे बताइए, इसकी डी ग्लूकोज की मिरर इमेज ऐसी बनेगी? अब इसको अगर हम इसके ऊपर रख दें तो क्या सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब इस हाथ के ऊपर मैंने ये हाथ रखा तो इस हाथ में इस हाथ को ढक लिया? नहीं ढकेगा। क्यों नहीं ढकेगा पूरा? क्योंकि अंगूठे के नीचे अंगूठा नहीं आया, इसलिए अंगूठा ये है, इस हाथ का अंगूठा ये रहा, तो दोनों एक दूसरे को नहीं ढकेंगे। नहीं ढकेंगे इसका मतलब सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो मेरे हाथ ऐसे लग रहे हैं दोनों की जैसे बीच में एक मिरर रखा हुआ हो। ये मिरर रखा हुआ है और इस हाथ की इमेज ये वाली है, तो क्या इमेज है? इमेज नहीं है। ये हाथ अलग है, ये हाथ अलग है, ठीक। और ये हाथ ऐसा लग रहा है जैसे इस पहले हाथ की इमेज हो, तो इसलिए मिरर इमेज कहलाएंगे। और एक दूसरे के ऊपर रखें तो ढकते नहीं, ओवरलैप नहीं करते, क्योंकि अंगूठे के नीचे अंगूठा नहीं आ रहा है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो इन्हें हम कहते हैं एनेंशियोमर। यानी एक लाइन में ऐसी स्टीरियो आइसोमर जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए उन्हें हम क्या कहते हैं? एनेंशियोमर बोलते हैं। ठीक है। अब हाँ एनेंशियोमर सर। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? एनेंशियोमर की जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो लगभग सेम होती है। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिर डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस देखिए, एक तो मोड ऑफ रोटेशन में। मोड ऑफ रोटेशन का मतलब अगर एक फॉर्म क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। एक का जैसे थीटा का +30 हो तो दूसरे का थीटा क्या रहेगा? -30। यानी रोटेशन के डायरेक्शन चेंज है और बाकी मैग्नीट्यूड सेम है। रेट ऑफ रिएक्शन लेकिन अगर किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से कराई जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डिफरेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनेंशियोमर विथ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? डिफरेंट होता है। राइट? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये कहलाते हैं एनेंशियोमर। तो एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो एनेंशियोमर को कभी भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कौन कौन सी फिजिकल मेथड? लाइक जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक है, तो इनकी सेम फिजिकल और ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरा है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? DL या +- से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि COOH, तो यहाँ OH ले लिया, यहाँ H ले लिया, CH3 ले लिया। मान लीजिए D लैक्टिक एसिड है, सपोज कीजिए D लैक्टिक एसिड है, और तो इसका Al लैक्टिक एसिड क्या होगा? ये वाला होगा Al लैक्टिक एसिड, ये Al लैक्टिक एसिड।
एक डी और एक एल, ठीक है। अगर इसका इक्विमोलर मिक्सचर ले ले, मतलब 50% ए ले लो 50% ए ले ले, तो क्या करेगा ये? अगर मान लीजिए इसका थीटा कितना है, x डिग्री है, तो एल वाले का थीटा कितना हो जाएगा? एल वाले का थीटा कितना हो जाएगा? -x माइनस हो एक्स जाएगा। डिग्री। तो 50% अगर लिया, तो अगर ये प्लस x से रोटेट करेगा तो दूसरा -x रोटेट कर देगा ना। तो ये कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर का जो नेट रोटेशन होता है, नेट रोटेशन कितना होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल जितना रोटेट करेगा दूसरा मॉलिक्यूल उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। बिकॉज ऑफ, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन ऑफ रोटेशन, एक्सटर्नल कंपेंसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या? पहले वाले ने 30 से रोटेट किया, तो बाहर वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसने -30 से रोटेट कर दिया, तो नेट रोटेशन इसका 0, यानी ऑप्टिकल रोटेशन इसका 0, यानी कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सॉल्यूशन इज, यानी मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर। ठीक है। अब आता है क्या? ऑप्टिकल डाइस्टीरियोमर। अब डाइस्टीरियोमर क्या है, पहले हम उसकी टर्म देख लें, फिर आएगा मीजो, ये टर्मिनोलॉजी हो जाएगी। सबसे बड़ा आइसोमरिज्म में यही था, बाकी तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इसी वीक में हम जीओसी का काफी कुछ पार्ट भी कवर कर लेंगे। तो डाइस्ट्यूमर क्या होते हैं? डाइस्ट्यूमर मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल और नॉन मिरर इमेज, दोनों कंडीशन, नॉन सुपर इम्पोजेबल और दूसरा नॉन मिरर इमेज, क्या होते हैं? डाइस्ट्यूमर। क्या बात समझ में आई है? क्या बोला मैंने? अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, केमिकल तो ऑलमोस्ट सेम होती है, तो कैन बी सेपरेटेड बाय मींस ऑफ फिजिकल मेथड, इसलिए हम इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे मैं हाँ सर। एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये एग्जांपल दे ही रखे हैं। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड में देखिए COOH, COOH, यहाँ पर मैंने H लिया, यहाँ पर OH लिया, यहाँ पर H लिया, यहाँ पर OH लिया, एक कंपाउंड ये हो गया। इसकी मिरर इमेज बना दूं, मिरर इमेज बनाऊंगा तो OH इधर, H इधर, COOH इधर और COOH इधर, यहाँ H यहाँ OH, करेक्ट? क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? सुपर इम्पोजेबल है क्या? अगर मैं इसको 180 से रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको 180 से रोटेट कर भी दूंगा तो यही का ही रहेगा। चाहो तो करके देख लो। हाँ सर। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में? एनेंटियोमर, राइट? हाँ लेकिन सर। एक कंपाउंड मैंने और बनाया, अब वो मैं नीचे बनाता हूं, देखो फिर से बना रहा हूं। COOH, COOH, OH, H, OH, H, एक तो ये बनाया, दूसरा H, OH, OH, H, COOH और COOH। ये फर्स्ट कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड है, दोनों में क्या रिलेशन है? एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर। एक और मैंने कंपाउंड बनाया, OH, H, H, OH, COOH और COOH, ये थर्ड नंबर का है। एक और इसकी इमेज बनाई, OH, H, OH, H, यहाँ COOH और यहाँ COOH। तो थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है? एनेंटियोमर्स। नहीं है एनेंटियोमर। फर्स्ट और सेकंड एनेंटियोमर है।
क्या फर्स्ट और थर्ड एनेंशियोमर है? मिरर इमेज है क्या फर्स्ट और थर्ड? नो सर। नहीं। तो वो क्या कहलाएंगे? डाइस्टीरियोमर। डायस्टेरियोमर। सेकंड एंड थर्ड नो सर। डाइस्टीरियोमर। थर्ड एंड फोर्थ आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। थर्ड और फोर्थ आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है? अगर इसको 180 से मैं रोटेट कर दूं तो यही बन जाएगा, करके देख लो। हाँ सर। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ को हम क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? मीजो। अब मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा चिरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से क्या होगा? जैसे ऊपर का मॉलिक्यूल जितना रोटेशन एक डायरेक्शन में करेगा, नीचे का मॉलिक्यूल उतना ही रोटेशन, हाफ मॉलिक्यूल उतना ही रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में कर देता है। तो मीजो कंपाउंड भी कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी लाइट को रोटेट नहीं करते हैं। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब इनका भी थीटा 0 होता है। ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों? ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल का मतलब क्या? घर के भेदी ने ही लाइट को अपोजिट डायरेक्शन रोटेट कर दिया, इंटरनल कंपेंसेशन। ठीक है ना, ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। तो मीजो कंपाउंड कब यूज करेंगे हम? मीजो ये टर्म कब यूज करें? कंडीशन क्या है मीजो के लिए? ये आइडेंटिकल। कंडीशन है कि शुड हैव मिनिमम, शुड हैव मिनिमम कितने चिरल कार्बन? 2 चिरल कार्बन हो, और शुड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, तब उसे कहेंगे मीजो। आना, हाँ सर। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अब हाँ हाँ सर। सर। तो मीजो, मीजो के लिए कंडीशन समझ में आ गई। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, कौन मीजो है कौन मीजो नहीं है। दो कंडीशन देखना है, कम से कम 2 चिरल कार्बन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 चिरल कार्बन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे ये कंपाउंड मैंने लिया, एक यहाँ ले लिया Cl, वो एक ले लिया Cl, बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ सर। है। तो मीजो होगा कि नहीं होगा? टू चिरल कार्बन है क्या इसमें? नहीं है, तो ये मीजो नहीं होगा। अरे चिरल कार्बन तो हम पढ़ चुके हैं ना कल निकालना, लास्ट मतलब पहले, इसके पहले के लेक्चर में। हाँ सर। अब एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है, बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। नहीं है सर। नहीं। क्या 2 चिरल कार्बन है? तो क्या मीजो होगा? नहीं होगा। नहीं। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ। अब बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं बिल्कुल। सर। 2 चिरल कार्बन है? बिल्कुल है। मीजो है? बिल्कुल है। और देखिए Cl, वो एक Cl, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ यहाँ सर। 2 चिरल कार्बन है? बिल्कुल है। मीजो है? बिल्कुल है। मीजो का मीनिंग समझ में आ गया? हाँ सर। अब बताइए Cl, Cl, H, H, C2H5 और CH3, बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। नहीं। 2 चिरल कार्बन है? हाँ सर। हाँ सर। क्या मीजो होगा? नहीं। नो सर। मिथाइल, मिथाइल, H, Cl, ClH। अब बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ हाँ सर। सर। 2 चिरल कार्बन है? है। तो क्या मीजो है? हाँ। हाँ सर। है।
अब लेकिन अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया, AME, यहाँ CL, यहाँ ME, यहाँ H, यहाँ CL और यहाँ H, अब टेंशन हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करके देखना पड़ेगा। अब इंटरचेंज करके कैसे देखें, तो पहला इंटरचेंज किसके बीच में करा दीजिए। हम क्या चाहते हैं, जो एमी इसमें ऊपर है तो एमी नीचे आ जाए, ये चाहेंगे ना। हाँ सर। तो एमी को सीधे यहाँ ले आओ नीचे, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो पहली बार इंटरचेंज कहलाएगा, फर्स्ट इंटरचेंज। फर्स्ट किसके बीच में कराया, बिटवीन एमी एंड एच। तो एमी और एच के बीच में इंटरचेंज कराया, एमी ऊपर, एच CL। अब एमी यहाँ नीचे आ गया, लेकिन फर्स्ट में तो डिफरेंट कंपाउंड मिलता है। अब सेकंड किसके बीच में कराऊं, फिर सेकंड करा दो किसी न किसी के बीच में, H और सेकंड दोनों के Cl। बीच में करा दूं। अब एमी को तो बच छेड़ नहीं सकते हैं। हाँ सर। सेकंड H एंड CL। अब सेकंड इंटरचेंज में देखिए एमी CL और H। अब CL इधर आ गया। अब बताइए इसमें, इस कंपाउंड बताइए क्या है, बोलो। प्लेनोसिमेट्री है। केरल कार्बन है। हाँ सर। तो क्या मी जो है, हाँ सर। अब बात समझ में आ गई। हाँ सर। तो मीजो का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया, अच्छी तरह से आ गया मीजो, देखना। हाँ अब सर। दो कंपाउंड में रिलेशन इतना समझ में आ गया। अभी अपना बच्चा एनेंशियोमेरिक एक्सेस बचा हुआ है, यानी अभी तो बचा हुआ एक आध लेक्चर का कम से कम, क्यों अभी काफी कंडीशन बची है। एक लेक्चर या हो सकता है 1.5 लेक्चर लगे। तो आगे बढ़ते अब इसमें। अब इसमें देखिए, अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि इनमें रिलेशन बताइए, फाइंड रिलेशन CL H Me, CL H Me and Me CL H, CL Me H, नहीं Me और यहाँ H, इन दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन का मतलब क्या है, एनेंशियोमर है, क्या है डाइस्टियोमर है, क्या ये आइडेंटिकल है। तो ये काम करें, देखो इसको समझने सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक काम करो, एमी अगर दोनों में, यहाँ इस पहले वाले में दोनों अपोजिट है एमी, तो इस वाले में भी अपोजिट ले आओ। अपोजिट लाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरचेंज। पहला इंटरचेंज किसके बीच में करें, मैं एक साथ लिख रहा हूँ। फर्स्ट किसके बीच में, Me and H। H एंड एमी नीचे आ गया, H एमी की जगह चला जाएगा। अब सेकंड किसके बीच में कर दूं, फिर H एंड CL। H and Cl। बात समझ में आई। H को कब सेकंड करूं, जब H वहां पहुंच जाएगा फर्स्ट में। एमी CL और H, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं, एमी तो नीचे आ गया, एमी यहाँ है तो H यहाँ पर आ जाता। H यहाँ पर आने के बाद इंटरचेंज होकर कहाँ पहुंच गया, H यहाँ और CL यहाँ। तो मुझे बताइए फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, क्या है दोनों, आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल। हाँ सर। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, एमी CLH CLH एमी एंड एमी CLH, जरा से में क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन है, फाइंड रिलेशन। तो हम एक काम करें, सेकंड वाले को चेंज कर लें, क्यों, उसमें एमी अपोजिट नहीं है। पहले वाले में तो एमी अपोजिट है, एमी अपोजिट है, तो एक काम करो, आइडेंटिकल करने के लिए इसका एमी अपोजिट कर दो। पहला इंटरचेंज किसके बीच में करा दो, एमी एंड H, ये पहला। दूसरा किसके बीच में करा दूं, H इधर आ जाएगा, तो सेकंड बिटवीन H एंड CL।
दो इंटरचेंज होंगे, MeClH, Mi तो नीचे आ गया, अब H को यहाँ आना था, यहाँ पर आकर के H कहाँ चला गया, इधर आ गया, वो Cl यहाँ। अब बताइए फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, क्या दोनों मिरर इमेज है, No, sir. क्या है फिर, डाइस्टीरियो। Diastereomers. Diastereomers. तो देखो एक बार में आइडेंटिकल आया, जरा सा चेंज किया तो दूसरा आ गया। कैसे हाँ, रखोगे सर। इनको, हाँ, सर। यानी आपको सोल्व करना आना चाहिए। जरा सा चेंज कर दूंगा एनेंशियोमर बन जाएगा। क्लियर? तो वो हाँ, सर। हाँ, सर। बना के देते, आड़े टेढ़े कर देते, तो हम अपने कंफर्ट के हिसाब से क्या करेंगे कि अपोजिट वाले देख लो, अपोजिट वाले जैसे बैठे हुए हैं वैसे दूसरे में भी अपोजिट कर दो, अपने आप फिर कोरिलेशन आ जाएगा। ठीक है? हाँ, सर। हाँ, सर। यहाँ कोई समस्या नहीं। No, नो, sir. सर। अब देखिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर और डाइस्टियोमर को हम एक साथ देखें कि दोनों में कंपैरिजन करके देखें, एनेंशियोमर और डाइस्टियोमर। एनेंशियोमर में हमने क्या देखा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन एक तो रोटेशन की डायरेक्शन अलग होती है और दूसरा किरल कंपाउंड के साथ इसका रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता है। फिर गति अब क्लियर हो रही है? और नेक्स्ट हाँ, सर। ध्यान रखना, इसी साल रिजल्ट चाहिए, ड्रॉप का सोचना मत। इस साल नहीं निकाल पाए तो मुझे नहीं लगता कभी निकाल पाओगे, क्योंकि पेपर इजी आएगा। एनसीईआरटी अच्छे से घोंटो, मतलब आपकी बायो में एनसीईआरटी में से 100 में से 90 में से 80 क्वेश्चन आएंगे एज इट इज, लाइन बाय लाइन। केमिस्ट्री में से एनसीईआरटी में से लगभग 45 में से 35 क्वेश्चन। चलिए अब इसमें देखिए, एनेंशियोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो चाहे एनेंशियोमर और डाइस्टियोमर सेम ही रहेगा, तभी तो हम बोलेंगे कि आइसोमर है। स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम ही रहेगा, ओरिएंटेशन डेफिनेटली अलग ही रहेंगे। डायपोल मूवमेंट एनेंशियोमर में तो सेम रहे क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और डाइस्टियोमर में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती है। डायपोल मूवमेंट एनेंशियोमेरिक, जो भी एनेंशियोमेरिक पेयर होती है उनके सेम रहते हैं, लेकिन डाइस्टियोमर से अलग होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एनेंशियोमर में सेम होती है सारी की सारी, डाइस्टियोमर में अलग होती है। रोटेशन मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है, जबकि यहाँ पर अलग हो सकते हैं। ऑप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएं तो रेट सेम होती हैं, और जबकि इसमें डिफरेंट होती हैं। ऑप्टिकली एक्टिव के साथ एनेंशियोमर में डिफरेंट होती है और डाइस्टियोमर में भी डिफरेंट होती है। तो दो कंपाउंड को आपने मिलाया तो दोनों एनेंशियोमर भी हो सकते हैं, दोनों डाइस्टियोमर भी हो सकते हैं। तो एनेंशियोमेरिक मिक्सचर अगर हुआ तो जरूरी नहीं कि हम 50% में मिलाएं, किसी और परसेंट में मिलाओगे तो जरूरी नहीं है वो कोई एक्टिव हो, इनएक्टिव हो। ठीक, उसको हम किससे डिफाइन करते हैं फिर, एनेंशियोमेरिक एक्सिस से। मीजो कंपाउंड क्लियर हो गया? हाँ, सर. हाँ, सर। कोई दिक्कत No, sir. नो, सर। नहीं? इसमें देखिए, ये देखिए क्या कंडीशन थी हमारी मीजो की, ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है मीजो, लेकिन उसका कोई ना कोई डाइस्टियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। जैसे ऑप्टिकल इनएक्टिव है लेकिन इसका एक डाइस्टियोमर है, ये एक्टिव है, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसको कहते हैं हम रिजॉल्वेबल, और नहीं है तो जैसे रेसिमिक है, रेसिमिक का मतलब क्या, डीएल 50-50%, तो क्या हम इसको डी और एल में अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिजॉल्वेबल कंपाउंड, राइट।
रेसिमिक क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रेसिमिक क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन मीजो, मीजो भी कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं मीजो को? नहीं, मीजो तो अपने आप में सिंगल कंपाउंड है और रेसिमिक दो कंपाउंड का मिक्सचर। तो मीजो को हम क्या कहेंगे? नॉन रिजॉल्वेबल, यानी जिसको हम ऑप्टिकली एक्टिव में रिजॉल्व ना कर पाए, है ना? हाँ सर। The हाँ सर। molecule contain chiral center and symmetry but optically inactive, ये हमने देख लिया। ठीक, कोई समस्या नहीं इसमें? नो सर। अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये वाले एग्जाम्पल में बताइएगा, मीजो या नहीं, वैसे तो आंसर लिखे हुए हैं, फिर भी आप देख लीजिए समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इशिका नहीं समझ में आ रहा होगा आज, है ना? ज्यादा हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा आ रहा है बेटा, है ना? वो लेक्चर छूटा ना, वो लेक्चर देख लोगे ना तो आ जाएगा। हाँ सर, मैं देख लूंगी। और लिंक लगेगी तो मुझे मैसेज कर देना, है ना? नहीं तो उसमें डले हुए हैं। हाँ सर। अब इसमें देखो, क्या इसमें एक से ज्यादा किरल कार्बन है? दो किरल कार्बन है, तो एक किरल कार्बन ये हो जाएगा, एक किरल कार्बन ये हो जाएगा। दो किरल कार्बन, एक ये वाला है, एक ये वाला है। और प्लेनो सिमेट्री है, नंबर ऑफ किरल कार्बन यहाँ दो है। प्लेनो सिमेट्री भी है तो मीजो भी है। इस वाले में भी सेम, ये दो किरल कार्बन, प्लेनो सिमेट्री भी है तो मीजो भी है। यहाँ भी सेम है, दो किरल कार्बन, प्लेनो सिमेट्री भी है, मीजो भी है। यहाँ पर भी कितने किरल कार्बन? एक ये रहा, एक ये रहा, दो किरल कार्बन। और प्लेनो सिमेट्री देखो अपने को बीचों बीच में से आ रही है, तो ये भी क्या है? मीजो है। राइट, हाँ सर। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम ऑप्टिकल प्योरिटी पर। ऑप्टिकल प्योरिटी 10 मिनट और लूंगा तो ये कंप्लीट कर दूंगा इतना पोर्शन, तो बचा हुआ पोर्शन अगले लेक्चर में लूंगा। ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब है, रेसिमिक तो हमने समझ लिया कि 50-50% हो। रेसिमिक का मीनिंग तो हमने समझ लिया 50-50% हो। ठीक, अब 50-50% हो, अगर मान लीजिए कोई मिक्सचर ना तो 100% रेसिमिक है ना ही 100% प्योर है। जैसे हमारे पास एक डी और एक एल है, अगर डी 50% है, एल भी 50% है, दोनों को मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर डी मान लेते हैं 20% है, और एल कितना 80% है, तो क्या रेसिमिक रहेगा? नहीं। अब डी तो होता है प्लस, एल होता है माइनस, तो जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर में क्या बचेगा? कितना बचेगा मिक्सचर? -60, माइनस ही बचेगा ना 60। हाँ सर। मतलब एक ना एक एनेंशियोमर अभी भी प्योर है, तो ये क्या कहलाता है? ऑप्टिकल प्योरिटी कहलाती है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी मतलब ये हो गया, या फिर इसे कहते हैं हम एनेंशियोमेरिक एक्सेस। एनेंशियोमेरिक एक्सेस बोलते हैं इसको, कि ना तो प्योर है ना ही रेसिमिक है। एनेंशियोमेरिक एक्सेस का मतलब एक एनेंशियोमर एक्सेस में है। तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है ऑब्जर्व रोटेशन बाय रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर इनटू 100। ऑब्जर्व रोटेशन बाय रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर इनटू 100, इसे हम कहते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस। जैसे क्वेश्चन दिया है कि ऑब्जर्व रोटेशन प्लस 9.72 है, प्लस में, चलो प्लस में रख दिया, और प्योर का कितना है? प्लस 13.5, प्लस में प्लस 13.5 रखा, इक्वल टू कितना है? 72%। किस में आया? प्लस में आया। प्लस में 72% आने का मतलब क्या है? एक डेक्स्ट्रो था, एक लिबो था, तो मतलब डी माइनस एल की वैल्यू प्लस 72 है। डी ज्यादा है इसलिए डी में से एल को माइनस किया, और डी प्लस एल टोटल कितना परसेंट होता? टोटल कितना होता? 100% होता। तो अगर दोनों को हम सॉल्व करें तो कैंसिल हो गया, तो 2d इक्वल टू हो गया 172, तो d इक्वल टू हो गया 172/2 इक्वल टू कितना है? 86%। 8.6। इसका मतलब हाँ कि सर। d कितना था उसमें? d था 86%।
एल कितना था 14%, टोटल हो गया ना 100। हाँ सर। अरे तभी तो 14 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 72। अभी प्योर 72% एक्सेस में, रेसिमिक में होने के बाद। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। तो एनेशोमेरिक एक्सेस का मीनिंग समझ में आ गया? क्या बताया मैंने? जो ऑप्टिकल प्यूरिटी हम निकालते वही क्या कहलाती है? एनेशोमेरिक एक्सेस कहलाती है। फिर भी इसको अलग से देख लो, ये एनेशोमेरिक एक्सेस ऑप्टिकल प्यूरिटी निकालने का ही है। ऑप्टिकल प्यूरिटी बराबर एनेशोमेरिक एक्सेस, इसको निकालने का एक फार्मूला ये भी होगा डी माइनस एल बाय डी प्लस एल इंटू 100, या मेजर एनेशोमर, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं मेजर एनेशोमर माइनस माइनर एनेशोमर बाय मेजर प्लस माइनर एनेशोमर इंटू 10 इंटू 100। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन रीड कर लीजिए। समझ में आया क्या? क्वेश्चन में दिया ऑब्जर्व रोटेशन यानी थीटा कितना है, -0.78 है। तो फार्मूला है मालूम है, थीटा क्या है? ऑब्जर्व रोटेशन, थीटा की वैल्यू दे रखी है। अब थीटा की वैल्यू दे रखी है, अब हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ सी। तो ध्यान है एल किस में लेते हैं? इन डेसीमीटर, और सी किस में लेते हैं? ग्राम पर एमएल में लेते हैं सी की वैल्यू। तो सी ग्राम कितने दे रखे? 0.3, और एमएल कितना है? 15। ये आ गया सी। तो एल चाहिए हमें डेसीमीटर में। तो एल 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? अरे 1 डेसीमीटर का मतलब 1 मीटर यानी 10⁻⁻² मीटर, और 1 मीटर का मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। अरे 10⁻⁻1, सॉरी 10⁻⁻1, तो इक्वल टू कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 डेसीमीटर। तो ये डेसीमीटर में एल की वैल्यू रखना, तो एल की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू हो गई, तो ये स्पेसिफिक रोटेशन आ गया। अब एनेसोमेरिक एक्सेस हमें निकालना है। स्पेसिफिक रोटेशन किसका आया है? कंपाउंड का आ गया ना, -39। तो ऑब्जर्व रोटेशन कितना दिया हुआ है? एनेसोमेरिक एक्सेस निकालना है तो ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन कितना दिया है मिक्सचर का? -30। ये -13 है। और प्योर एनेसोमर का कितना हमने निकाल लिया? -39। तो कितना आ गया है? एक्सेस आ गया 33.3% हो गया। अब इसके आगे सॉल्व अगर करना है तो डी माइनस ए माइनस में आया, ये माइनस में आया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एल माइनस डी इक्वल टू कितना है? 33.3, और एल प्लस डी इक्वल टू कितना? 100। कैंसल, सॉरी ये कैंसल, डी 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 कैंसल, डी डी कैंसल, तो 2L इक्वल टू हो गया 100 नहीं 133.3। तो एल की वैल्यू आ जाएगी। हाँ ना? हाँ सर। हाँ सर। इतना क्लियर हो गया? हाँ इसे सर। हाँ सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर।
नहीं, बस 2 टर्म और अपने को अभी कंप्लीट करनी है, जरा जा से छोटी छोटी से वो देख लेते हैं। एक टर्म है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इफ कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट तो वो कहलाएगा इन्वर्जन। रिटेंशन इफ कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। तीसरी टर्म है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब क्या? 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन। यानी रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स टू कन्वर्ट इनटू रेसिमिक मिक्सचर। टू कन्वर्ट इनटू रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन कहलाता है। अब इसको यूं समझिए कि जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पर एक कंपाउंड, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ R, यहाँ पर ले लेता हूँ R1 और यहाँ पर ले लिया X और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब मैंने X को यहाँ से हटाया तो Y लगाया, तो जहां से हटाया वैसी के वैसी मैंने Y को वहीं पर लगा दिया। कोई कॉन्फ़िगरेशन में मैंने चेंज किया क्या? हाँ ना? नो सर। नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा? रिटेंशन। लेकिन अगर X को हटाया Y को लगाया, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल मैंने ऐसा कर दिया उल्टा, यानी मिरर इमेज। अब Y कहाँ पर आ गया? अपोजिट आ गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। ये कहलाता है इन्वर्जन। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर मान लेते हैं इन्वर्जन भी और रिटेंशन दोनों ही हो, दोनों ही हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसके 10 मॉलिक्यूल थे, एक कंपाउंड मान लीजिए पी कंपाउंड है, पी कंपाउंड। अब पी के कितने मॉलिक्यूल थे हमारे पास? 10 मोल थे या 10 मॉलिक्यूल थे। 10 में से अगर 5 का इन्वर्जन हो जाए, 5 का रिटेंशन हो जाए, और 10 कौन से थे? प्लस वाले थे। 5 प्लस और 5 माइनस क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा? 50% ए 50% बी, मतलब क्या कहलाएगा? ये रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक हाँ मिक्सचर सर। बन जाएगा। हाँ सर। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन। लेकिन अगर ए का परसेंटेज और बी का परसेंटेज या इक्वल ना हो तो फिर कोई ना कोई तो एक्सिस में रहेगा, तो उसे हम कहेंगे हाँ सर। एनेंशियोमेरिक एक्सिस। अभी बात समझ में आ गई होगी एनेंशियोमेरिक एक्सिस। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यानी रेसिमाइजेशन एक्चुअल में क्या है? आगे बढ़ा दूं ना, लो पीछे बढ़ा दूं? हाँ सर। हाँ सर। रेसिमाइजेशन एक्चुअल में क्या है? जैसे हमने भी एग्जांपल आपको दिया कि मेरे पास एक कंपाउंड, इसके मान लेते प्लस के 10 मोल है। 10 में से मान लीजिए एक इसमें कन्वर्ट हुआ है, एक तो इन्वर्जन हुआ, एक रिटेंशन हुआ। 10 में से +5 के एक्स बने और -5 के वाई बने, तो ये क्या कहलाएगा? रेसिमिक। लेकिन हाँ सर। ए के +10 के मोल है। अब एक्स के मान लेते +2 है, सॉरी एक्स कितना? A+2 मतलब 2 ही मॉलिक्यूल बने, और वाई के कितने? इन्वर्जन हो गया -8, तो नेट क्या रहेगा? -6। हाँ सर। तो ये कहलाएगा एनेंशियोमेरिक एक्सिस। एनेंशियोमेरिक एक्सिस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर।
इसका मतलब इसे डी को डीएल में कन्वर्ट करना या फिर एल को डीएल में कन्वर्ट करना। और डीएल क्या है? रेसिमिक मिक्सचर। डीएल क्या है? रेसिमिक मिक्सचर। तो किसी भी एनेंशियोमर को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करना कॉल्ड रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया? क्या करना? हाँ सर। एनेंशियोमर को किस में कन्वर्ट करना? रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? रेसिमाइजेशन। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? नो सर। अब रेसिमाइजेशन यानी रेसिमिक मिक्सचर है, मिल गया है, रेसिमिक मिक्सचर मिल गया है। अब उसको एनेंशियोमर में अलग अलग करना, तो वो टर्म कहलाती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर इसमें से फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर, जिससे हमारे पास डीएल है। डीएल को किस में अलग करना? डी में और एल में अलग करना। रेजोल्यूशन यानी सेपरेशन कहलाता है। ओके। अब ये हाँ सर। रेजोल्यूशन कैसे कैसे करते हैं वो देखिए। उसके लिए कई मेथड होती हैं। पहली तो होती मैकेनिकल सेपरेशन। मैकेनिकल सेपरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे डेक्स्ट्रो वाले का क्रिस्टल का शेप अलग होता है और लीवो वाले का क्रिस्टल का शेप अलग होता है। तो शेप देख देख करके माइक्रोस्कोप की हेल्प से निडल से पकड़ पकड़ के उनको अलग अलग करना क्या कहलाएगा? मैकेनिकल सेपरेशन। हाँ ना? क्या होते हैं? उनके अपोजिट क्रिस्टलाइन शेप्स होते हैं। तो एक तो ये हो गया रेजोल्यूशन का तरीका। दूसरा होता है बायोकेमिकल सेपरेशन। ये सेपरेशन का तरीका ठीक वैसा ही है, जैसे मान लीजिए रोटी में घास मिल गई है, तुम भूखे हो, तुम्हारे सामने पटक दूं तो क्या खाओगे? रोटी जमीन के खा जाओगे कि घास भी खा जाओगे? अरे बोलो ढोरो, खा सर गए? रोटी खाएंगे। रोटी। रोटी खा जाओगे और घास छोड़ दोगे? हाँ सर। घास अलग हो गई ना फाइनली। हाँ सर। ठीक है, लेकिन उसमें नुकसान क्या हुआ? घास अलग करने के चक्कर में रोटियां तुम खा गए, मतलब हमारा रोटियां का नुकसान हो गया। वही बायोकेमिकल सेपरेशन। हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर है डी और एल का। डी और एल का रेसिमिक मिक्सचर है, तो हम क्या करें? कोई ऐसा बैक्टीरिया उसमें डाल देंगे जो एक फॉर्म को खा जाए, दूसरे फॉर्म को छोड़ दे, तो एक फॉर्म बचा रहेगा। लेकिन दिक्कत है कि इसमें इकोनॉमिकल लॉस होता है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्म खत्म हो जाता है। राइट? हाँ सर। हाँ सर। तीसरी मेथड कौन सी है? तीसरी मेथड सबसे अच्छी है, सेपरेशन बाय डाइस्टीरियोमर्स, बाय कन्वर्जन इनटू डाइस्टीरियोमर। तो इसमें कोई थ्योरी इसकी रटने की आपको जरूरत नहीं है, ना ये थ्योरी पूछी जाती है। सिंपल सा फंडा देखिए। सिंपल सा फंडा ये है, डाइस्टीरियोमर में हमें कन्वर्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, वो रेसिमिक मिक्सचर मतलब प्लस और माइनस है। उसकी रिएक्शन मैंने किसी बी कंपाउंड से कराई, बी केरल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बी प्लस है, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो है, तो ए क्या करेगा? बी के साथ ए भी बनाएगा। तो जब ए का प्लस और बी का प्लस रिएक्शन करेगा तो प्लस प्लस बनेंगे, या फिर ए का माइनस और बी का प्लस रिएक्शन करेगा तो माइनस प्लस बनेंगे। अब दोनों में रिलेशन क्या होगा? इमेज का मतलब क्या है? जैसे मैं इमेज के लिए टर्म यूज करूं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो ये x हो गया, y हो गया, ये हो गया, b हो गया। मैंने बोला d है, ये l है। d का मतलब प्लस, l का मतलब माइनस। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं प्लस की इमेज माइनस होती है? अब तो मिरर में प्लस लगा के मत बैठ जाओ सर, पॉजिटिव मैंने साइन रखा, मैंने मिरर के सामने, नेगेटिव साइन तो मिल ही गया। कहने का मतलब समझ में आ गया? प्लस की इमेज क्या होती है? माइनस। यस नो?
हाँ सर। हाँ सर। तो बताइए प्लस की इमेज तो माइनस होगी, ये जो प्लस है प्लस की इमेज तो माइनस होगी, लेकिन जब प्लस की प्लस होगी नहीं होगी। मतलब दोनों क्या है आपस में, दोनों क्या है डाइस्टीरियोमर। जो दो कंपाउंड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे डाइस्टीरियोमर। और डाइस्टीरियोमर को हम अलग अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डाइस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। अलग होती हैं। तो उसमें से डेक्स्ट्रो को बाद में कभी अलग कर लेंगे और लीवो को बाद में अलग कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके देख लें। जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि वो रिएक्शन उससे करे भी, रिएक्शन वो उससे करे भी। जैसे एक कंपाउंड लिया मैंने, 2 क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड का मिक्सचर हमारे पास है, ये मिक्सचर रेसिमिक है। इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई तो NH2COOH की बिल्कुल रिएक्शन होती है। जब रिएक्शन होगी तो इसका S इस R से रिएक्शन करेगा या इसका R इस R से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा तो कितने कंपाउंड बनेंगे? 2 कंपाउंड बनेंगे। दो कैसे बनेंगे? दो कैसे बनेंगे? एक बार SR से रिएक्शन करे, एक बार RR से रिएक्शन करे, हाँ ना? देख लो, क्लियर? अरे यार ये S है और ये वाला R है और ये R है, ये R है। बताइए दोनों में क्या रिलेशन, क्या मिरर इमेज है? नहीं है। तो दोनों क्या है डाइस्ट्यूमर। दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके तो बाद में हम जो एसिड है एसिड को अलग कर लेंगे किसी दूसरी मेथड लगा करके। हाँ सर। समझ में आ गया इतना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं? हाँ सर। अब हम क्या पढ़ेंगे कल? कल हम क्या पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे अलीन का केस, अलीन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा हम कल देखेंगे स्पाइरो कंपाउंड में भी ये कंडीशन देखेंगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, और थोड़ा बहुत और अगर बच गया होगा कुछ तो वो देखेंगे। और कल ये चैप्टर अपना क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्पाइरो वगैरह हम देख रहे हैं उसमें क्या है, एक्चुअल में किरल कार्बन नहीं है, फिर भी वो क्या है कंपाउंड किरल है। ठीक।